धोबी घाट धुलाई देखी है आपने। सुप्रीम कोर्ट में आजकल वैसी ही धुलाई चल रही है। धुलाई हो रही है डबल इंजन की और धुलाई करने वाले हैं ये साहब। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आज एक बार फिर से मणिपुर पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने अच्छे से धुलाई की है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसा संकेत भी दिया है जिससे डबल इंजन के हाथ पांव ही नहीं बल्कि बहुत कुछ फूलने वाला है। चीफ जस्टिस द्वारा कही गई बातों को बेहद आसान भाषा में आपको बताएंगे और ये भी बात करेंगे कि आखिर आज कोर्ट में उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी कल्पना भी शायद डबल इंजन के ड्राइवरों ने नहीं की होगी। इसके साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करेंगे और वो ये है कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के पास तर्कस में अब कोई तीर नहीं बचा है। क्या बड़े बड़े विश्वगुरु टाइप के नेताओं को यह समझ में आ गया है कि अब सारे वस्त्र उतारकर पूरी नंगई दिखानी पड़ेगी। और जिस बात की आशंका पिछले कई महीनों से जताई जा रही है, खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने जिस बात की आशंका जताई थी, क्या अब वो सारे खतरनाक प्लान जमीन पर उतार दिए गए हैं, जिसका एक छोटा सा नमूना पिछले दिनों ट्रेन के भीतर देखने को मिला है। और क्या आने वाले वक्त में परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो सकती हैं। बात यह भी करेंगे कि एक अच्छे खासे मानुष को ज़ॉम्बी के रूप में परिवर्तित करने के जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं और ऐसी परिस्थितियां कब आती हैं जब कोई व्यक्ति यानी कोई भक्त या अंधभक्त हिंसक हो जाता है। आज की ये वीडियो आप सभी दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक एक बात को ध्यान से सुनते जाइए, अपने आसपास के सगे संबंधियों को वीडियो दिखाइए और उन सभी को सचेत करिए। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। हमारा काम पसंद आए तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। महीनों पहले किसी वीडियो में मैंने कहा था कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कहीं भी बैठकर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा बिल्कुल न करें। आज के माहौल में राजनीतिक चर्चा आपके लिए प्राणघातक साबित हो सकती है, क्योंकि पिछले 9-10 सालों में देश के गोदी मीडिया, फर्जी IT सेल और नफरती लोगों ने समाज में न जाने कितने हजार या लाखों की संख्या में ज़ॉम्बी पैदा कर दिए हैं। यूं समझ लीजिए इंसान के रूप में राक्षस आपके आसपास घूम रहे हैं। उनके पास गोदी मीडिया का नफरती ज्ञान है, दुनिया की तथाकथित सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के फर्जी IT सेल का फर्जी तर्क और फर्जी इतिहास है। उनके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जहरीला और मनगढ़ंत डर है। पिछले 9 सालों में देश की राजनीति ने एक वर्ग के एक छोटे से हिस्से के भीतर इस कदर नफरत पैदा कर दी है, इस कदर डर पैदा कर दिया है कि वो डर उन लोगों को राक्षस बना चुकी है। ट्रेन के भीतर RPF के कांस्टेबल ने किस तरीके से अपने एक सीनियर और 3 मुस्लिमों को मौत के घाट उतार दिया, इसकी खबर तो आप लोगों को मिली गई होगी। अब तक खबरें आती थी कि किसी आतंकवादी ने लोगों को चिन्हित करके गोलियां बरसाई हैं, मगर अब वर्दीधारियों के भीतर आतंकवाद घुसा दिया गया है। और यह आतंकवाद ऐसा है जिसके ऊपर आप आसानी से संदेह भी नहीं कर सकते। इस घटना पर मैंने विस्तृत विश्लेषण किया था, मगर मजबूरी है कि मैं आपको सब कुछ दिखा नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि बिना वीडियो और फोटो दिखाए आप समझ नहीं पाएंगे। और जैसे ही कोई फोटो या वीडियो हम प्रयोग करेंगे, सोशल मीडिया को तकलीफ होने लगेगी। जो वीडियो आप 10 से 15 मिनट के भीतर देखते हैं, उसे तैयार करने में घंटों का समय लगता है और तैयार करने से ज्यादा अपलोड करने में समय लग जाता है, यानी यूट्यूब पर अपलोड करने में, क्योंकि एक ही वीडियो कभी कभी 5 से 6 बार एडिट करना होता है। और उसकी वजह सिर्फ एक है, क्योंकि सोशल मीडिया हमारी वीडियोज को छलनी से नहीं बल्कि मोटे ऊनी कपड़े से छान कर देखता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि सिर्फ हमारी बातों को सुनकर मामलों को समझ पाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि एक तरफ गोदी मीडिया सरेआम अपने चैनल पर बड़े से बड़ा झूठ, हिंसा की तस्वीरें, वीडियो और सब कुछ दिखा सकता है। वहां कोई तकलीफ नहीं होती किसी सोशल मीडिया को। और यदि हम सामान्य सी कोई तस्वीर दिखा दें, किसी नेता की तस्वीर भी दिखा दें, यहां तक कि नेताओं की एडिट की गई फोटो भी लगा दें, तो यूट्यूब को दिक्कत हो जाती है। जानकार बताते हैं कि आपकी वीडियोज पर खूब सारी रिपोर्टिंग की जा रही है IT सेल के लोगों द्वारा। अब हमारे पास इसका कोई सबूत तो है नहीं कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, मगर समस्या तो है। बात हो रही थी RPF कांस्टेबल की। अपने सीनियर को मारने के साथ साथ इसने 3 ऐसे मुस्लिम पैसेंजर्स को गोली मारी जिन्होंने दाढ़ी रखी थी, यानी जिन्हें दाढ़ी देखकर इसने पहचान लिया कि वो लोग मुस्लिम हैं। और ये रिसर्च मोहम्मद जुबैर ने की है। इसके साथ ही जुबैर ने यह भी बताया है कि उन्होंने जब इस घटना पर ट्वीट किया और इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई, तो ट्विटर की तरफ से जुबैर को मेल किया गया और कहा गया कि आपके ट्वीट को हटाने के लिए भारत सरकार ने हमें कानूनी संदेश भेजा है। यानी कि RPF कांस्टेबल द्वारा उसके सीनियर टीकाराम मीणा और 3 मुस्लिम यात्रियों की हत्या करने की घटना पर जब मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया तो भारत सरकार को बुरा लग गया और ट्विटर ने उनके ट्वीट को भारत से हटा दिया। बाकी देश में रहने वाले देख सकते हैं। कल्पना करके देखिए देश कहां जा रहा है। गोली मारने के बाद कांस्टेबल को बोलते हुए सुना जा सकता है कि पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं तुम्हारे मीडिया, यही देश की मीडिया यही खबर दिखा रही है, पता चल रहा है उनको, सब पता चल रहा है, इनके आका वहां है, भारत में रहना है तो मोदी योगी 2 हैं। क्या इन बातों में आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है? अब तक जय श्री राम का नारा लगाकर हत्या की जा रही थी और अब हत्या करने के बाद मोदी और योगी का नाम लिया जा रहा है। यह सब कुछ एक दिन का खेल नहीं है। इसके लिए पिछले कई सालों से जबरदस्त मेहनत की गई है, पूरी तैयारी की गई है। मशहूर पत्रकार रवीश कुमार अक्सर कहा करते थे कि वो लोग आपके बच्चों को आतंकवादी बना रहे हैं, दंगाई बना रहे हैं। इसके बदले में रवीश कुमार को ही आतंकवादी बुलाया जाने लगा IT सेल द्वारा। और देख लीजिए आज वही परिणाम सामने आ रहा है जो रवीश ने कहा था। समाज में नफरत फैलाने से बड़े बड़े लोगों की कुर्सियां मजबूत हो सकती हैं, राजनीति वाली, मगर इस कांस्टेबल के परिवार
परिवार वालों ने, इसके माँ बाप ने शायद सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा वर्दी के भीतर आतंकवादी बन चुका है। इसके साथ ही रवीश कुमार हमेशा एक बात यह भी कहा करते थे कि उनके बच्चे, नेताओं के बच्चे विदेशों में जाकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है। और आज का माहौल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये तो एक आतंकवादी निकला है। इंतजार करिए, आने वाले दिनों में इस तरीके के और भी बहुत सारे निकल सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को आतंकवादी शब्द से तकलीफ हो, मगर जब आप इस शब्द के मायनों को समझेंगे तो आरपीएफ के जवान ने जो किया है शायद उसके लिए यह शब्द भी हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि आतंकवादी देश की रक्षा और अपने नागरिकों की रक्षा की कसम नहीं खाते और इसने कसम खाने के बावजूद वही काम किया है जो आतंकवादी करते हैं, आतंकवादी के भेष में, और इसने एक पुलिस वाले के भेष में ऐसा काम किया है। सोशल मीडिया पर यह बात भी चल रही है कि ट्रेन में राजनीति और धर्म आधारित मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, जिसके बाद इस तरह की घटना सामने आई। पिछले कुछ सालों में हमने लगातार देखा है कि आज की राजनीति ने नफरत इतनी ज्यादा पैदा कर दी है कि बेहद घनिष्ठ रहने वाले लोग, बेहद करीबी लोग भी राजनीति की वजह से अलग अलग हो चुके हैं, राजनीतिक विचारधारा की वजह से अलग हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान जब मैं गांव-गांव जा रहा था, लोगों से बात कर रहा था, उस वक्त इस तरीके के तमाम उदाहरण सामने आए थे। मैंने यहां तक देखा कि बाप और बेटे राजनीति में अलग अलग विचारधारा रखते हैं, मगर बेटा बाप के सामने अपनी विचारधारा, अपनी समस्याओं को नहीं रख सकता, क्योंकि बाप कट्टर हो चुका है और बेटा खुलकर अकेले में हमसे यह बात कहता था कि यदि मैंने अपने पिता के सामने उन लोगों की जिनके वो भक्त हैं, उन लोगों पर कोई सवाल कर दिया, उनकी आलोचना कर दी जिनके मेरे पिताजी भक्त बनकर घूम रहे हैं, तो हो सकता है कि वो मुझे अपने घर से निकाल दें। सोच कर देखिए, क्या आपने कभी ऐसा माहौल देखा था जब एक पिता किसी नेता का इतना बड़ा अंधभक्त हो चुका है कि अपने बेटे तक को घर से निकाल देगा सिर्फ राजनीतिक विचारधारा की वजह से, जबकि अंधभक्ति से उस व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, न होगा सिवाय बर्बादी के। यहां एक बात और आप समझ लीजिए, मैंने पहले भी सतर्क किया है, कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा मत बनिए, कम से कम अनजान व्यक्तियों से तो बचकर ही रहिए। समस्या यह है कि अंधभक्तों की गोदी मीडिया, फर्जी आईटी सेल और नफरती नेताओं ने आधा अधूरा, झूठा और मनगढ़ंत ज्ञान दिया है और ये सारी चीजें तर्कों के सामने, तथ्यों के सामने टिक नहीं पाती हैं। अंधभक्तों ने साहब को अमेरिका में यह बोलते हुए सुना है कि भारत में हर साल एक आईआईटी और एक आईआईएम बन रहा है, लेकिन जब आप उसको बताएंगे कि वही सरकार संसद में बता रही है कि पिछले 5 साल में पूरे भारत में एक भी आईआईटी या आईआईएम नहीं बना है, तो फिर अंधभक्त बौरा जाएगा, उसकी खोपड़ी काम करना बंद कर देगी और जब खोपड़ी काम करना बंद करेगी तो फिर वो झल्लाएगा, उसे क्रोध आएगा, क्योंकि उसे तो यह लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया उसे खूब ज्ञान दे रहा है और उसका ज्ञान फेल कैसे हो सकता है। अंधभक्तों को 24 घंटे नॉन स्टॉप पिछले कई सालों से बताया जा रहा है कि भारत का हिंदू खतरे में है, मुसलमान हावी हो रहे हैं, कुछ ही साल में यह मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। अब इस सवाल पर जब आप उसे समझाएंगे कि उनकी आबादी मात्र 14% है और सामने वाले की आबादी 80% से ज्यादा है, तो फिर यह कैसे संभव है। अब बेचारा अंधभक्त तो अंधभक्त है, गोदी मीडिया और आईटी सेल के ज्ञान को नकार नहीं सकता और आपके जवाब और तथ्यों तर्कों का जवाब नहीं है उसके पास। ऐसे में वो करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। उसे समझ नहीं आता कि जिसे वो ब्रह्मांड का भगवान समझ रहा है वो गलत कैसे हो सकता है, उसकी बातें गलत कैसे हो सकती हैं, वो अमेरिका में जाकर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। और जब ये सारी बातें उसके दिमाग में उलझन पैदा करती हैं तब परिस्थितियां हाथ से निकलने लगती हैं। इसीलिए अतिरिक्त सावधान हो जाइए। ऐसा कोई अंधभक्त मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, तो उससे टकराना नहीं है। उसके सामने कह दीजिए कि हाँ, तुम्हारे फलाने जी ही भगवान हैं, उन्होंने ही सृष्टि का निर्माण किया है। पिछले 2 दिनों में हरियाणा से लेकर कुछ अन्य जगहों पर एक वर्ग के खिलाफ जिस तरीके की घटनाएं सामने आई है वो बेहद चिंताजनक है, शर्मनाक है और सवाल पैदा करती है कि क्या सत्ताधारी दल को अब ये बात समझ में आ गई है कि उनका हाथ खाली हो चुका है। ऐसे में चाहे सब कुछ जलाकर राख कर देना पड़े तो भी सत्ता बची रहनी चाहिए। और क्या यह भी समझ में आ गया है कि अब धार्मिक उन्माद, दंगा और नफरत ही एक माध्यम बचा है जो कुर्सी संभाल सकता है। पिछले दिनों बरेली में कावड़ियों के बीच कुछ शरारती तत्व देखे गए जिनके हाथों में अवैध असलहे दिख रहे थे। फायरिंग भी संभवतः उन लोगों ने की थी। जाहिर सी बात है कि पुलिस ने समय रहते एक्शन लिया, हल्का बल प्रयोग करके, लाठीचार्ज करके उन उपद्रवियों को बड़ी घटना को अंजाम देने से रोक लिया, जिसके बाद से बरेली के एसएसपी की जमकर तारीफ होने लगी। मगर जिस काम के लिए उन्हें इनाम मिलना चाहिए था, खबर आई कि उसके 5 घंटे बाद ही एसएसपी प्रभाकर चौधरी का तबादला कर दिया गया। यह है ईमानदारी का इनाम। अब इस बात की चर्चा चारों तरफ हो रही है। मेवात की घटना पर अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। पिछले लगभग 3 महीनों से लगातार देश का एक राज्य मणिपुर जल रहा था। दुनिया भर में इस बात की चर्चा हो रही थी, मगर डबल इंजन की सरकार संठ मारकर बैठी रही। इससे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बुरी तरह लताड़ा है। वहीं आप बीजेपी नेताओं और गोदी मीडिया के तमाम लपटझंडियों को लगातार ये कहते हुए सुन रहे होंगे कि मणिपुर में जो हुआ उसी तरह की घटना देश के अन्य हिस्सों में भी हो रही है। और लपटझंडियों को तो छोड़ दीजिए, खुद देश के प्रधानमंत्री संसद भवन के सामने खड़े होकर मणिपुर के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ की भी चर्चा करते हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री ने स्वयं गोदी मीडिया और आईटी सेल के लोगों को मसाला दिया है कि इसी तरफ बहस को मोड़ना है, काम पर लग जाओ। मगर जैसी बातें चारों तरफ से आ रही थी कि अन्य राज्यों की चिट्ठी
छिटपुट घटनाओं की तुलना मणिपुर से नहीं की जा सकती, वैसे ही बात सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कही। उन्होंने साफ साफ कहा कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसे कोई उस आधार पर माफ नहीं कर सकता कि देश के अन्य हिस्सों में भी उसी तरह के अपराध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में घटनाओं के बीच तुलना करना मणिपुर में सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा के विशिष्ट मुद्दे को संबोधित करने के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं होगा। सामने से तर्क दिया गया कि मणिपुर जैसी घटना बंगाल में भी सामने आई है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम उस पर बाद में सुनवाई कर लेंगे, फिलहाल मणिपुर के मामले पर सुनवाई हो रही है, उस पर बात करिए। और इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि निस्संदेह पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। यह दुर्भाग्य से हमारी सामाजिक वास्तविकता है। सांप्रदायिक झगड़े की स्थिति में महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा कायम है। कोई संदेह नहीं है कि पश्चिम बंगाल तथा अन्य स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं हो रहे हैं, मगर इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि मणिपुर की घटनाओं को माफ कर दिया जाएगा। और आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने जो बातें कही उन्हें और ज्यादा गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा महसूस होता है कि मई की शुरुआत से लेकर जुलाई के अंत तक मणिपुर में कोई कानून नहीं था, कोई मशीनरी नहीं थी, सब कुछ फेल हो चुका था, सब कुछ खराब हो चुका था और इतना खराब हो चुका था कि आप एफआईआर तक नहीं दर्ज कर पा रहे थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि राज्य की पुलिस जांच करने में असमर्थ है, उन्होंने पूरी तरीके से नियंत्रण खो दिया है। 6000 एफआईआर में से मात्र 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि 7 गिरफ्तारियां वायरल वीडियो की घटना के संबंध में की गई हैं और कुल मिलाकर 250 गिरफ्तारियां हुई हैं और 12000 गिरफ्तारियां निवारक उपायों में की गई हैं। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि क्या महिलाओं को भीड़ के हवाले करने वाले पुलिस वालों से कोई पूछताछ की गई है। महिलाओं के बयान हैं जो कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया था। क्या उन पुलिसकर्मियों से पूछताछ की गई है? क्या डीजीपी ने पूछताछ की है? क्या डीजीपी कर क्या रहे हैं? यह उनका कर्तव्य है। और ये सारी बातें बोलते हुए चीफ जस्टिस बेहद नाराज और गुस्से में थे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट है कि 2 महीनों के लिए वो राज्य पुलिस प्रभारी नहीं थे। उन्होंने दिखावे के लिए गिरफ्तारियां की होंगी, लेकिन वो प्रभारी के रूप में काम नहीं कर रहे थे। या तो वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे या फिर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने यानी चीफ जस्टिस ने मोदी सरकार के उस दांव को भी उठाकर पटक दिया जिसके तहत मणिपुर के मामले की जांच सीबीआई को दी जा रही थी। जी हां, पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि मणिपुर के मामले की जांच सीबीआई को दी जाएगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि सभी एफआईआर को सीबीआई को स्थानांतरित करना असंभव है क्योंकि इससे केंद्रीय जांच एजेंसी टूट जाएगी। इस पर कहा गया कि फिलहाल यौन हिंसा के 11 मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करने का मामला है, मगर आगे चीफ जस्टिस ने संकेत दिया कि कोर्ट हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने के बारे में सोच सकता है जो स्थिति, पुनर्वास, घरों की बहाली का एक समग्र मूल्यांकन करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि बयान दर्ज करने से संबंधित पूर्व जांच प्रक्रिया उचित तरीके से चले। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने संबंधित पक्षों से उस इकाई पर भी राय मांगी जिसे मामलों की जांच सौंपी जानी चाहिए। यानी कि जो भी पक्ष मामलों की जांच चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं से पूछा है कि आप ये जांच किससे करवाना चाहते हैं, किस व्यवस्था से करवाना चाहते हैं, क्योंकि सभी मामलों को सीबीआई को दे देना यह अव्यवहारिक है और मणिपुर राज्य की पुलिस इस स्थिति में नहीं है कि वो जांच कर सके। इसीलिए एक स्वतंत्र संस्था के गठन की जरूरत है। और आगे चीफ जस्टिस ने गरजते हुए कहा कि पीड़ितों की पहचान की परवाह किए बिना एक समान दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। मैं दोहराता हूं कि हमारा दृष्टिकोण इस बात की परवाह किए बिना है कि अपराध किसी ने भी किया हो, अपराध तो अपराध है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की पुलिस को बहुत ही भयंकर वाली फटकार लगाई और पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दे दिया है। मणिपुर पुलिस की जांच को सुस्त बताया और बेहद तल्ख होकर राज्य की कानून व्यवस्था और मशीनरी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही और कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि मणिपुर के पुलिस महानिदेशक शुक्रवार दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हों। यानी कि मणिपुर पुलिस के मुखिया को ही सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया है। यूं समझ लीजिए कि मणिपुर का मामला डबल इंजन के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। बस देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस बार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जो राज्यसभा की कुर्सी के लिए लार टपका रहा हो, जो किसी राज्य का गवर्नर बनने के लिए मरा जा रहा हो। यह सुनवाई उस पीठ के सामने हो रही है जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल है, जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कोई क्या दे सकता है और किन किन माध्यमों से उन्हें डराया और धमकाया जा सकता है। और एक जिंदा दिल आदमी जिंदा होने का सबूत जरूर देता है। पिछले कई दिनों से लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि अगस्त का महीना मोदी सरकार के लिए बहुत ही संकट भरा होने वाला है, क्योंकि इस महीने में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई सुनवाइयां होनी है। हालांकि अगस्त शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरीके से लताई जा रही है। वैसे पिछले कई महीनों में कुछ मामलों में मोदी सरकार ने यानी भाजपा सरकार ने बेहद महत्वपूर्ण मामलों में जिस तरीके का रवैया अपनाया है वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए शर्म से डूब मरने वाला है। मामला गौतम अदानी पर लगे दुनिया के सबसे बड़े कथित फ्रॉड का हो, जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा हुई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। देश की पहलवान बेटियां महीनों तक धरना देती रहीं, धरने पर बैठी रहीं कार्यवाही के लिए, मगर कुछ नहीं हुआ और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। ठीक उसी तरीके से 3 महीने से जल रहे मणिपुर पर देश के प्रधानमंत्री तब तक नहीं बोले जब तक सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए धुलाई नहीं कर दी। और उनके बोलने ना बोलने में कोई फर्क भी नहीं था, बल्कि बोलने से ज्यादा उन्होंने राजनीति खेलने का प्रयास किया और मणिपुर की घटना को कमतर दिखाने के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ से तुलना करने लगे।
करेंगे। ये तीनों ही घटनाएं शर्मनाक हैं, चिंताजनक हैं और सवाल खड़े करती हैं कि क्या मोदी सरकार और खुद देश के प्रधानमंत्री इतने असंवेदनशील हैं जिन्हें किसी भी मामले से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले कई दिनों से तमाम विपक्षी दल संसद में प्रधानमंत्री को बुलाकर जवाब चाहते हैं मणिपुर के ऊपर, मगर प्रधानमंत्री घूम घूम कर चुनाव प्रचार तो कर ले रहे हैं, लेकिन संसद में जाकर जहां उनका दायित्व है, जहां उनका कर्तव्य है बोलना, वहां नहीं जा रहे हैं। विपक्ष के नेता बोले तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और खुद कुछ बोल पाने का मौका नहीं मिल रहा है। यह भी आप सबके सामने है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।